वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र हैं उनसे संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं जिससे इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का। देश की उत्पादन व्यवस्था से वर्ष भर में प्रवाहित होकर अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं अथवा देश के पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा के संदर्भ में दो दृष्टिकोण है। ठीक है, एक तो आपका आ जाता है प्राचीन दृष्टिकोण जिसमें हम मार्शल, फिशर और पिगू की परिभाषाओं को सम्मिलित करते हैं, जबकि आधुनिक परिभाषाओं में जैसे साइमन कुजनेट्स के हो गए हैं, सैमुअल्सन के हो गए हैं, इनकी परिभाषा को हम सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम मार्शल की परिभाषा की बात करें तो मार्शल ने एक तरह से क्या बताया था, राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो किसी देश में जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उन प्राकृतिक संसाधनों पर श्रम एवं पूंजी का प्रयोग करके, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों पर श्रम और पूंजी का प्रयोग करके जो उत्पादन होता है, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हैं अभौतिक वस्तुएं हैं, इस आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी थी। मार्शल की जो परिभाषा है वो उत्पादन के ऊपर आधारित थी। फिशर की अगर हम बात करें तो फिशर ने क्या कहा था कि एक वर्ष की अवधि में जो उत्पादन होता है लेकिन वो अंतिम उपभोक्ताओं के पास में जो पहुंचता है, मतलब जो लोगों के द्वारा उपभोग किया जा सकता है, उसी को ओनर, मतलब फिशर की जो परिभाषा थी वो उपभोग प्रधान परिभाषा थी। और पिगू की जो परिभाषा थी उसमें उन्होंने क्या बताया था कि जिस जो उत्पादन हो रहा है जिसका मुद्रा के रूप में लेन देन होता है, मुद्रिक विनिमय होता है, उसी को उन्होंने राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया था। तो देखिए, ये जो परिभाषा है वो हमारी सही होनी चाहिए साइमन कुजनेट्स की। ठीक है, देश की उत्पादन व्यवस्था में वर्ष भर में प्रवाहित होकर अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं अथवा देश में जो पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक बढ़ता है, शुद्ध वृद्धि होती है, उसको उन्होंने एक तरह से क्या कहा था, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ऋणों पर दिए गए ब्याज को निम्न में जोड़ा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ऋण मतलब सरकार ने जो ऋण लिए हैं जनता से, उन पर जो ब्याज का भुगतान किया जाता है जनता को, ठीक है, उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, डेप्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट। ठीक है, तो इसको किस में जोड़ा जाएगा? तो देखिए, राष्ट्रीय आय में हम क्या करते हैं, उत्पादन क्रियाओं को ही शामिल करते हैं, मतलब ए और बी ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय ऋणों पर जो ब्याज होता है वो उत्पादन प्रक्रिया का भाग नहीं है, लेकिन लोगों की आय को प्रभावित कर रहा है, लोगों की आय को एक तरह से क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो जब हम पर्सनल इनकम निकालते हैं, व्यक्तिगत आय की गणना करते हैं, तो उस समय क्या किया जाता है, जो राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज होते हैं उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत आय को निकालने के लिए जो इनकम लोगों को नहीं मिलती उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, लोगों को कौन सी इनकम नहीं मिलती राष्ट्रीय आय में से, जैसे कि निगम कर हो गए, अवितरित लाभ हो गए, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, सोशल सिक्योरिटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जबकि राष्ट्रीय ऋणों पर दिए गए ब्याज को हम जोड़ेंगे राष्ट्रीय आय में से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पर्सनल इनकम आय आ जाएगी, व्यक्तिगत आय आ जाएगी। अब देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ठीक है, जो पर्सनल इनकम है, व्यक्तिगत आय निकालनी है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था। ठीक है, व्यक्तिगत आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हो गया, एक वर्ष की अवधि में समस्त वस्तु एवं सेवाओं का जो भी उत्पादन हुआ अंतिम वस्तुओं का, ठीक है, उसके मूल्यों को जोड़ के हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय आय का भाग लोगों के पास में नहीं जाता है, उससे हम अगर घटा देते हैं तो हमारे पास में क्या बचेगा, पर्सनल इनकम बचेगी, व्यक्तिगत आय बचेगी। तो देखो, व्यक्तिगत आय में को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में से सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठीक है, नेशनल इनकम में से सोशल सिक्योरिटी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम माइनस कर देंगे।
फिर कंपनियों पर लगने वाले कर जिनको हम क्या कहते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं, निगम कर, इसको हम माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका बीच में माइनस का साइन आना चाहिए। अविभाजित लाभांश, ठीक है, अविभाजित मतलब कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जो कंपनियों को मिलता है लेकिन लोगों के पास में बांटा नहीं जाता है। देखो, एक तो होता है वितरित लाभ, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो शेयर धारकों में बांट दिया जाता है लेकिन जिसे कंपनियां नहीं बांटती हैं, अपने पास में रखती, उसको हम कहते हैं अविभाजित लाभांश, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये लाभ का भाग होता है लेकिन लोगों के पास में नहीं पहुंचता है, इसलिए इस अविभाजित लाभांश को भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और जो ट्रांसफर पेमेंट होता है, हस्तांतरण आय, ठीक है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए, ठीक है। जो हस्तांतरण आय हैं उनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि हस्तांतरण आय जो होती है वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होती है लेकिन लोगों की इनकम को बढ़ा रही है, तो वैयक्तिक आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण आय को जोड़ देंगे। जबकि सामाजिक सुरक्षा अंशदान, कंपनियों पर लगने वाले कर जिसको हम निगम कर कहते हैं, और अवितरित लाभांश या अविभाजित लाभांश, इनको हम घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वैयक्तिक आय। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य समीकरण को अंकित कीजिए। ठीक है, जो उपभोग आय हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, उपयोग या उपभोग क्या मतलब क्या हो गया कि जिसे लोग खर्च कर सकते हैं, तो जो सारी पर्सनल इनकम होती है उसको खर्च नहीं कर सकते, उसमें क्या होगा, एक तरह से जो टैक्स होगा उसको चुकाना पड़ेगा, जैसे कि इनकम टैक्स अगर बनता है तो उसको चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब उपभोग योग्य आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैयक्तिक आय में से जो वैयक्तिक कर होते हैं, पर्सनल टैक्स को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी, उपभोग आय आ जाएगी। तो ये प्रयोज्य आय भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में हम क्या करते हैं, समस्त जो उत्पादक क्रियाएं होती हैं उन सभी को हम शामिल करेंगे। तो मजदूरी एवं वेतन जो होता है वो उत्पादन के बदले दिया जाता है, इसको भी हम शामिल करेंगे। ब्याज एवं लाभ जो होता है, ठीक है, जो पूंजीपति को मिलता है ब्याज और साहसी को लाभ मिलता है, ये भी उत्पादन में उनके योगदान के बदले मिलता है, इनको भी हम जोड़ेंगे। ठीक है, मकान का जो किराया होता है उसको भी राष्ट्रीय में सम्मिलित किया जाएगा। पेंशन, ठीक है, जो ओल्ड एज पेंशन होती है, वृद्धावस्था पेंशन जो होती है, ठीक है, यहाँ पे वैसे वृद्धावस्था पेंशन लिखते ज्यादा सही रहता, तो वृद्धावस्था पेंशन जो होती है, ओल्ड एज पेंशन, उनको हम राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में कुल सामूहिक मांग, एग्रीगेट डिमांड जो होती है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड हम कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई करके, और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है तो प्लस जी प्लस हो जाएगा आपका एक्स माइनस एम। ठीक है, जहां पे सी क्या है आपका, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय है, आई क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, निवेश व्यय है, जी क्या है, कुल सरकारी व्यय है, और एक्स माइनस एम जो है वो क्या दर्शाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, निर्यात और आयात के अंतर को। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, निम्न में से कौन सा उपाय एक देश की आर्थिक कुशलता में वृद्धि का सर्वोत्तम उपाय है। ठीक है, देश की आर्थिक कुशलता जो होती है उसमें वृद्धि कब होती है, जब प्रति व्यक्ति जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है, रियल इनकम है, वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय अगर बढ़ेगी तो ये एक देश की आर्थिक कुशलता को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, जब दो देशों में व्यापार होता है तो उनकी व्यापार शर्तों का निर्धारण व्यापार की अनुपस्थिति में विनिमय अनुपातों के मध्य होना चाहिए। ठीक है, दो देशों के बीच में अगर व्यापार होता है तो व्यापार की शर्तों का जो निर्धारण है वो अगर व्यापार नहीं होता है उस समय उन देशों में विनिमय का अनुपात क्या है उसके आधार पर होगा। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं की विनिमय का जो अनुपात है, घरेलू क्षेत्र में कितना है, देश में कितना है, उसी के आधार पर एक तरह से क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। मतलब उससे पता लगा सकते हैं कि लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा उपाय भुगतान संतुलन के असाम्य को दूर कर सकता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो भुगतान संतुलन में अगर असंतुलन की स्थिति है तो उसको दूर करने के लिए विनिमय नियंत्रण, एक्सचेंज कंट्रोल जो होता है उसका यूज कर सकते हैं। डिवैल्यूएशन, मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, मुद्रा का संकुचन, ये सारे उपाय जो हैं वो किए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन डी। अगला है लियोनटिप पैराडॉक्स। लियोनटिप विरोधाभास जो हैं वो अमेरिका के संदर्भ में निम्न निष्कर्ष देता है। ठीक है, जो लियोनटिप पैराडॉक्स हैं, विरोधाभास है, वो क्या दर्शाता है? तो देखिए, हेक्सर ओलिन का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत था उसका जो परीक्षण है वो किया गया था लियोनटिप के द्वारा, और उन्होंने अपने परीक्षण के द्वारा क्या निष्कर्ष निकाला था कि जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका में एक तरह से पूंजी ज्यादा है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं उनका वो एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, जबकि जो कैपिटल इंटेंसिव गुड हैं उनका वो इंपोर्ट कर रहा है, उनका वो आयात कर रहा है। ठीक है, अमेरिका क्या कर रहा है, श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात कर रहा है और पूंजी गहन वस्तुओं का आयात कर रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लियोनटिप विरोधाभास। जबकि जो हेक्सर ओलिन का सिद्धांत है वो क्या बताया था कि अगर किसी देश में पूंजी ज्यादा है तो वो पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात करेगा, कैपिटल ज्यादा होने पर जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स होते हैं उनका एक्सपोर्ट किया जाएगा, और लेबर ज्यादा है, श्रम ज्यादा है तो श्रम प्रधान वस्तुओं का वो निर्यात करेगा। लेकिन जो रिजल्ट आया था लियोनटिप का वो बिल्कुल इसके अपोजिट आया था, इसको हम कहते हैं लियोनटिप विरोधाभास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भुगतान संतुलन के अंतर्गत व्यापार संतुलन भी शामिल रहता है। ठीक है, व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें तो इसमें जो गुड्स होती हैं, वस्तुएं, उनका आयात और निर्यात लिया जाता है। ठीक है, गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लिया जाता है। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें इन वस्तुओं के साथ साथ में, ठीक है, वस्तुओं के साथ साथ में सेवाओं का जो लेन देन होता है, सर्विसेज का, कैपिटल का जो लेन देन होता है उसको भी हम सम्मिलित करते हैं। ठीक है, देखो व्यापार संतुलन में आपका क्या आएगा, केवल वस्तुओं का लेन देन, लेकिन भुगतान संतुलन में वस्तुओं का, सेवाओं का, कैपिटल का, पूंजी का, सभी प्रकार के लेन देन को लेते हैं। इसका मतलब वस्तुओं का जो लेन देन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो भी आपका भुगतान संतुलन का ही भाग है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। भुगतान संतुलन के अंतर्गत व्यापार संतुलन भी शामिल होता है। नेक्स्ट देखिए, दो देशों ए और बी के मध्य समान मात्रा में पूंजी एवं श्रम तो वस्तु एक्स वाई का उत्पादन निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि श्रम और पूंजी की समान मात्रा का प्रयोग करके ए देश जो है वो एक्स वस्तु की 5 इकाई और वाई वस्तु की 2 इकाइयों का उत्पादन कर सकता है, और उसी पूंजी और श्रम की मात्रा से देश बी जो है वो एक्स और वाई की 1 इकाई का उत्पादन कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों ही वस्तुओं का जो उत्पादन है वो ए देश जो है वो अच्छे से कर सकता है। ठीक है, लेकिन बी देश में अगर हम देखें तो दोनों ही वस्तुओं का जो उत्पादन करता है वो समान, और पूंजी और श्रम की मात्रा से वो समान इकाइयों का उत्पादन करता है। तो देखिए यहाँ पे जो ए देश है, ठीक है, वो एक्स वस्तु का उत्पादन ज्यादा कर सकता है। ठीक है, समान श्रम और पूंजी का प्रयोग करके वो एक्स की 5 इकाइयों का उत्पादन कर सकता है, जबकि वाई की 2। इसका मतलब देश ए जो है अगर वो एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा तो उसको ज्यादा लाभ होगा। तो हमारा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है वो क्या कहेगा, देश ए को एक्स वस्तु का उत्पादन करना चाहिए और दूसरा जो देश है बी उसको वाई वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, उसमें उसको विशिष्टीकरण हासिल करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन। ठीक है, देश ए एक्स वस्तु और देश बी वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करेंगे, विशिष्टीकरण वो प्राप्त करेंगी। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन का साधन है।
ठीक है। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनका क्या मानना था, जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आपने एडम स्मिथ है, रिकार्डो हैं, इनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत पढ़े होंगे। तो इन्होंने क्या बताया था कि उत्पादन का एक साधन होता है श्रम। ठीक है। तो इनका जो सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, उसमें श्रम लागतों को ही सम्मिलित किया गया था, श्रम लागतों की उन्होंने बात की थी। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन। अगला है, यदि उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा है तो वह बताती है। ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र अगर आपका इस आकार का है, इसका मतलब जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो क्या होगी, स्थिर। ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा के रूप में है, इसका मतलब प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है, ठीक है, वो कैसी होगी, स्थिर। ए ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित चित्र किसको प्रदर्शित करता है। ठीक है। ये देखिए, पी ए जो है, ये ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है। ये पी बी जो है वो बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है। और ये बताता है कि बी देश जो है वो दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। ठीक है। ये एक्स वस्तु का भी उत्पादन कर रहा है, वाई वस्तु का उत्पादन भी कर रहा है, और ई बिंदु पर संतुलन है। एक्स वस्तु का उत्पादन करता है OX1, वाई वस्तु का उत्पादन करता है वो OY1। ठीक है। अब अगर इनके बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो जो बी देश है, अगर माना कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप वो अगर नया संतुलन उसका E1 पर पहुंच जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको वाई वस्तु की इतनी मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है। ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये डायग्राम हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो अवसर लागत सिद्धांत, आप उसको डिटेल से देखिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा डायग्राम है वो स्थिर अवसर लागत के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक देश उन वस्तुओं का आयात करता है। ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अगर हम देखें तो एक देश उन वस्तुओं का आयात करेगा जिनकी सीमांत उत्पादन लागत अपेक्षाकृत एक तरह से क्या होती हैं, अधिक होती हैं। ठीक है। जिनकी उत्पादन की जो सीमांत लागत है अगर अधिक होगी तो उन वस्तुओं का वो क्या करेगा, आयात करेगा। नेक्स्ट, भुगतान शेष सिद्धांत, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी जो है द्वारा असंतुलन की स्थिति में विनिमय दर में मामूली परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। जो एक्सचेंज रेट है उसमें चेंज करने के लिए हम आधुनिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। भुगतान शेष सिद्धांत जो है तो उसमें अवमूल्यन का भी प्रयोग किया जा सकता है, रिवैल्यूएशन का भी प्रयोग किया जा सकता है, और आंतरिक क्रय शक्ति में परिवर्तन के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो आंसर है वो आपका होना चाहिए ऑप्शन डी। अगला है, विनिमय दर के भुगतान शेष सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर फलन है। ठीक है। जो एक्सचेंज रेट होती हैं वो किस तरीके से डिटरमिन होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो थ्योरी है वो एक तरह से क्या बताती हैं कि विनिमय दर का जो निर्धारण है वो उस बिंदु पर होगा जहां पे विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है। ठीक है। फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई जहां पे इक्वल होगी वहां पे एक तरह से विनिमय दर का निर्धारण होगा। विदेशी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, आयातों का भुगतान करने के लिए। ठीक है। बाहर से अगर हम कोई चीज मंगा रहे आयात कर रहे हैं तो उसका भुगतान करने के लिए हमको, यहाँ दूसरे देशों में अगर हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, विदेशी मुद्रा की। और विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति है, फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई, वो कहाँ से होगी, एक्सपोर्ट से होगी। यहाँ दूसरे कंट्री के लोग, कंपनियां हमारे देश में आके अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हो सकती है। ठीक है। तो जहां पे ये दोनों बराबर होंगे वहां पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसका निर्धारण होगा, विनिमय दर का निर्धारण होगा। अगला है, लचीली विनिमय दर प्रणाली जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है के अंतर्गत भुगतान संतुलन में
असाम्य डिसइक्विलिब्रियम स्वतः ही सही हो सकता है। किसके द्वारा सही हो सकता है? अगर कोई देश क्या करे, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दे, डिवैल्यूएशन कर दे, ठीक है, तो अवमूल्यन के द्वारा हो सकता है। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, यदि आयातों के लिए मांग की लोच इकाई से अधिक है तो अवमूल्यन से आयातों की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आयातों के लिए मांग की लोच क्या है? इकाई से अधिक। ठीक है, अब देखिए, जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो महंगी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उनको नहीं खरीदेंगे, मतलब हमारे लिए खरीदना उतना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो अब सरकार अगर क्या करती है, अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन कर देती है। ठीक है, अवमूल्यन में क्या होता है कि हमारे देश की मुद्रा का जो मूल्य होता है वो विदेशी मुद्रा के रूप में एक तरह से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।